से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं इनका नाम है ललित कुमार। 18 जुलाई 1987 सुबह 7:05, उदयपुर राजस्थान। झीलों की नगरी उदयपुर है ना। हाँ, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति दो काम कर सकता है, या तो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी। पर 1987 के हैं तो सरकारी नौकरी के चांस अब कम बचे हैं, और प्राइवेट नौकरी में व्यक्ति कभी स्थिर एक जगह काम कर नहीं पाएगा। तो एक रास्ता बचता है, खुद का काम उठा लिया जाए। और ऐसी स्थिति इस वजह से भी बनती है क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा दशम स्थान में गुरु के साथ गज केसरी योग लगा रहे हैं। तो व्यक्ति राजनीति में या तो फिर अपने काम में, क्योंकि शनि भी आपकी कुंडली में कमजोर नहीं होंगे। कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो अच्छे तो नहीं होते, लेकिन सप्तम भाव के अधिपति होकर के वो व्यापार का भाव है। सूर्य और मंगल, यहाँ पे मंगल जन्म कुंडली में नीच के होने के बावजूद भी नीच परिणाम नहीं देते। लग्न में सूर्य अच्छे होते हैं, कारक होते हैं, बलवान हो जाते हैं। मंगल जैसे परम मित्र के साथ, पंचमेश के साथ अगर बैठेंगे, धनेश होकर के, धन भाव के अधिपति होकर के, ऐसे बता दूं, ऐसे बताऊंगा तो ज्योतिषी लगूंगा, ऐसे सामान्य, ऐसे धन भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति मंगल के साथ एक साथ बैठे हैं लग्न में। इसका मतलब है कि धन और धन का सुख दोनों है। और सूर्य लग्न में बैठेंगे तो अपनी राशि की तरफ बढ़ेंगे, और मंगल नीच के होने के बावजूद भी इस भाव का और इस भाव का संपूर्ण अच्छा परिणाम मिलेगा। नीच होने के बावजूद भी मंगल खराब नहीं होंगे, क्योंकि वो चंद्रमा से केंद्र में भी हैं। इस वजह से ये बात लागू होती है। आज का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, शाम वाला। तो गुरु और चंद्रमा जन्म कुंडली में यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे। अब बात यह है कि गुरु यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठे हैं, जो कौन है? लग्नेश, यानी कि लग्न के अधिपति दशम में बैठ करके लक्ष्मी योग बनाती है। पर समस्या है कहाँ? वस्तुतः व्यक्ति कैरियर को लेकर के कंफ्यूजन में है, पर करे तो क्या करे। अभी दशा चंद्रमा की चल रही है, और चंद्रमा की दशा अभी चलेगी 2028 तक। उसके बाद मंगल आगे आ जाएंगे। अब जरा ध्यान से समझने की बात है कि अभी व्यक्ति 2028 तक दो काम कर सकता है। या तो चंद्रमा से संबंधित कोई व्यवसाय कर सकता है चंद्रमा को लेकर के, क्योंकि बुध से 5वें शुक्र की राशि बन रही है, और शुक्र बुध के साथ बैठे हैं, तो शुक्र से संबंधित भी व्यवसाय कर सकता है। यानी कि दो चीजें, शुक्र और बुध से संबंधित व्यवसाय कर सकता है। तीसरे नंबर पे इनकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और दशम भाव के अधिपति, इन लोगों में से मंगल की स्थिति अच्छी है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल में से मंगल की स्थिति अच्छी है, और नवांश कुंडली में वो जा करके अपनी राशि के बन भी रहे हैं। दशमांश कुंडली में भी वो मंगल नीच के हो रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति हो रहे हैं। ये सुख देंगे नहीं, मतलब होता है ना मेंटल पीस। काम को करने के बाद जो आप काम कर रहे हैं, उस काम से आपको मानसिक शांति नहीं मिलने वाली है। चाहे जीवन भर आप परेशान होते रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा यही काम करवाते हैं। मेरी खुद की कुंडली में चंद्रमा यहीं बैठे हैं, मैं भी इसी परेशानी से जूझ रहा होता हूं। और यही कारण है कि मैं लगातार कई बार कार्यक्रम नहीं बनाता हूं, जैसे कल आप लोगों को नहीं मिला था। हालांकि उसके कुछ खास वजह भी होते हैं कई बार, लेकिन कई बार व्यक्ति का मन उचट सा जाता है। तो ये चंद्रमा जो है वो गुरु के साथ बैठे हैं। ये हमेशा ही व्यक्ति को पद के पीछे भगाने का प्रयास नहीं करेंगे, प्रतिष्ठा के पीछे भागने का व्यक्ति प्रयास करता है। उसको धन का लोलुप नहीं देखा जाता। धन नहीं, प्रतिष्ठा चाहिए उसको। जैसे ही लगता है कि मेरे आसियाने पे किसी के नाखून गड़ने वाले हैं, मेरे पीठ पे किसी के नाखून गड़ने वाले हैं, वो तुरंत सावधान हो जाता है। तो ये स्थिति है आपकी कुंडली में। ये सूर्य और मंगल का लग्न में बैठना बड़ा अच्छा माना जाएगा। ये धनी योग और लक्ष्मी योग दोनों बनाएगा। और धन भाव के अधिपति के लग्नेश से केंद्र में होने के कारण, धन भाव के अधिपति सूर्य का लग्नेश चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण, ये अत्यंत बड़ा ही श्रेष्ठ और अच्छी स्थिति को प्राप्त करने वाला हो जाता है। व्यक्ति को धन का, पैतृक संपत्ति का, पिता का, व्यक्ति अपने बल पर ही अपने सारे सुख और अपने बल पर ही अपनी सारी सुविधाओं को प्राप्त करता है। जीवन में जितने भी विकास के प्रक्रम होंगे वो खुद के बल पे करेगा। ये इसका योग होता है। ये ऐसे प्रभाव मैंने जो बताया सूर्य से चंद्रमा के केंद्र में होने का। आपकी कुंडली में राशियां कौन कौन सी अच्छी नहीं होंगी? मकर, कुंभ, और उसके बाद आपकी कुंडली में मेष, मिथुन, सिंह, ये राशियां ठीक नहीं होंगी। मतलब इन लोगों से बच के रहिएगा। अच्छा कौन? तुला, वृश्चिक और मीन, ये लोग अच्छे होंगे आपके जीवन में। 2 अंक आपके लिए अच्छा होगा। 2 तारीख, 11 तारीख, ये 2 तारीख, और भी जिसका अंक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से
तो ये चीजें बनती हैं। यहां अच्छा क्या है? यहां अच्छा है इनका बैठना, यहां अच्छा है इनका बैठना, यहां भी अच्छा कहूंगा। शुक्र और बुध खराब नहीं है, पर खराब कैसे या कमजोर कैसे हो रहे हैं? कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते और वो जाकर के जन्म कुंडली में पंचम भाव को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात बड़ी अद्भुत है कि इस भाव के जो अधिपति हैं वो पंचम में बैठे हैं द्वितीय भाव के अधिपति के साथ, और इस भाव का जो कारक होता है वो बुध स्वग्रही होकर के 12 में, और गुरु जो है वो अपने मित्र की राशि में मित्र से उच्चस्थ होकर के, मतलब अपने उच्च की राशि से केंद्र में, गुरु की उच्च राशि केंद्र में बनी और उससे वो केंद्र में बैठे। इस कारण से संतति बड़ी बुद्धिमान और संतति का सुख मिलता है। व्यक्ति स्वयं बड़ा छोटा हो या ना हो, पर अकेला भाई कई बार नहीं देखने में आता है कि वो अकेला नहीं होता, उसके और भी भाई बहन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमजोर क्या है? व्यक्ति भटक क्यों रहा है, परेशान क्यों है, चिंतित क्यों है? उसका कारण बताता हूं। चतुर्थ भाव के अधिपति का 12 में जाना, ये पहली वजह बन रही है व्यक्ति के परेशान होने की। दूसरा, द्वितीय भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में बैठना, जहां धन योग लगा रहा है, वहीं तृतीय भाव के अधिपति बुध का 12 में बैठना व्यक्ति के पराक्रम को शून्य बना रहे हैं और व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करने वाला बना रहे हैं या ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लग्न में मंगल नीच हो जाएंगे, इस वजह से कई बार अपना वो नेचर कमजोर करेंगे तो व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को कि हाँ मेरे अंदर वो काबिलियत है, हाँ वो मेरे अंदर क्षमता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये बात बनती है। उसके बाद आप इधर देखिए मेरी तरफ, यहां जो है वो ये एक स्थिति, चतुर्थ भाव के अधिपति 12 में बैठे, तृतीय भाव के अधिपति 12 में बैठे, उसके बाद पंचम भाव के अधिपति नीच के बैठे हैं पर वो अच्छे हैं और उसका परिणाम भी संतति के रूप में मिलेगा। संतति अच्छी होगी, बुद्धिमान होगी, संतान से कभी कोई कष्ट की स्थिति नहीं है। धन योग आपकी कुंडली में परस्पर घटित हो रहे हैं, लक्ष्मी योग भी घटित हो रहा है। पर एक समस्या जो है वो ये क्या है कि एकादशवें भाव के अधिपति शुक्र 12वें जाकर के बैठे हैं, जो इस कुंडली के लिए पापक होते हैं, अशुभ होते हैं। अशुभ होना मतलब अच्छा नहीं, पापक शनि, मारक शनि होंगे। पाप कौन? तो पापक भाव ये होता है एकादशवां भाव। तो शुक्र की जो प्रभाव में जो राशियां आती हैं वो जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के अधिपति 12वें में बैठे, इस वजह से व्यक्ति को कई बार जो प्राप्त होना चाहिए, जितना उसको मिलना चाहिए, वो कई बार नहीं मिलता है। तो ये आपकी कुंडली में ही है और ये जो काम को लेकर के आपके पास कार्य क्षेत्र में जो हमेशा उठापटक चल रही है, ये गुरु के वो चंद्रमा के कारण हो रहा है। कैसा? क्योंकि प्रतियोगिता भाव के अधिपति दशम भाव में लग्नेश के साथ बैठे तो व्यक्ति को पेट का रोगी भी बना देते हैं। मैंने एक कार्यक्रम में बात बताई थी, अल्सर वाली बात, याद रखिएगा। तो कई बार ऐसी समस्या, तो व्यक्ति को अपने पेट का निरंतर ही ख्याल रखना चाहिए। अपने पेट से संबंधित चीजों का, जैसे पेट के प्रत्येक हिस्से में जिगर, जो पेट का अतड़ी या लिवर वगैरह, यकृत वगैरह, इन सब चीजों को अपने पेट के अंदर लिक्विड ज्यादा डालिए, ठोस चीजें कम डालिए, ये बात बनती है। शनि का पंचम भाव में बैठना और व्यक्ति के व्यापार भाव को देखना, और शनि षड्वल में ठीक है, मंगल षड्वल में ठीक है, सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, षड्वल में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है। तो फिर परेशानी क्यों आ रही है? व्यक्ति समझ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि लग्न में सूर्य हमेशा ही बेवजह की चिंता देते रहते हैं, जलाते रहते हैं दिमाग को। और इस व्यक्ति की कुंडली को आप जरा जब देखेंगे तो ये कर्क लग्न की कुंडली है, जो जल तत्व का लग्न होने के कारण व्यक्ति की ये प्रवृत्ति होती है कि वो उलझा रहता है। हमेशा ही वो ये सोच लेता है कि मैं बीमार हूं, मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसके साथ ऐसा नहीं करूंगा। वो अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता रहता है। तो ये स्थिति बनती है। आप इसी कुंडली में भाग्य भाव को देखिए तो भाग्य भाव के अधिपति दशम भाव में, अपने उच्च की राशि से केंद्र में, और लग्न में मंगल नीच के लेकिन चंद्रमा से केंद्र में, तो ये राजयोग बन जाता है। अपना ढाढ़स, अपनी साहस का प्रभाव विकसित करिए। आपकी कुंडली बड़ी अच्छी है और कमजोर नहीं है। 12वें भाव में बुध और शुक्र का एक साथ बैठना आपकी कुंडली में अच्छाई का द्योतक भी है। व्यक्ति का धन और व्यक्ति के धन के खर्च होने की स्थिति हमेशा ही अच्छे जगहों पे जाते हैं। वो गलत रास्ते पे कभी नहीं जाता। व्यक्ति संतान को बड़ा प्रेम करेगा। क्यों?
क्यों ऐसा बताऊं? क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु चंद्रमा ठीक हैं, मंगल ठीक हो रहे हैं, नीच के होने के बावजूद भी यहाँ पे मंगलिक बनाएंगे, और जन्म कुंडली में सूर्य धन भाव के अधिपति होकर के दूसरी संतति को देख रहे हैं, दूसरी संतति के भाव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दूसरी संतति से थोड़े से कभी कभी कष्ट की स्थिति या मंगल सूर्य के प्रभाव के कारण दूसरी संतति जिद्दी या थोड़ी कठोर हो जाती है। पर पहली संतति ठीक है, वो नियमित है और बिल्कुल पंक्चुअल भी है। उसके बाद आप जरा व्यवसाय के बारे में, तो मैंने क्या बात कही, अभी आप चंद्रमा से संबंधित दूध, दही, मिठाई, मिष्ठान, आइसक्रीम, जल से संबंधित कारोबार, चांदी, पशु, फल, फूल, रस और जूस और पीने वाली सामग्री, इन सब चीजों की दुकान कर सकते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर आप कोई भी व्यवसाय अभी चंद्रमा से संबंधित कर सकते हैं। शुक्र और चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय लगभग एक ही होते हैं, आप इन लोगों से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। क्लियर है? 2-3 तर्क मैंने भी बताए। तो तर्क के आधार पर अगर ये सब में कुछ भी ना बने और मान लीजिए आपको कुछ ना दिख रहा हो, तब जाकर के अंतिम में आप दशमांश कुंडली को देखिए। दशमांश कुंडली में या लग्न कुंडली को देखिए, कंपैरिजन करते हैं तो सप्तम स्थान के अधिपति पंचम में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे थे। यहाँ पे कई बार व्यक्ति को अपनी पत्नी से तीव्र प्रेम होता है या प्रेम विवाह भी होते देखा जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सप्तम का अधिपति सप्तम में राहु के साथ बैठा है, गुरु और चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं। अपना व्यवसाय जरूर करना चाहिए क्योंकि यहाँ भी गुरु चंद्रमा, यहाँ भी गुरु चंद्रमा। उसके बाद आप नवांश कुंडली खाली दिखती है, दाम्पत्य कमजोर ना हो इसका प्रयास आपको हमेशा ही करना होगा। पत्नी से मतभेद ना करिए। ये चंद्रमा है जो आपकी कुंडली में बनता है, अष्टम का अधिपति अभी एक्टिव है, वो रोग दे रहा होगा, हालांकि वो उच्च के हो रहे हैं तो उससे मुक्ति भी मिल जाएगी इसी दशा में। जो बीमारी लंबी चल रही होगी उससे इस दशा काल में मुक्ति भी मिलेगी, या कोई नई बीमारी पता चलेगी जिसको आप तुरंत ही लेकर के एक्टिवेट होंगे और तुरंत ही उसका सफाया भी करेंगे या अंत भी करेंगे। अगर कोई बीमारी होगी तो 2028 से पहले तक आपको ठीक करवा लेना चाहिए। गुरु आपकी कुंडली के लिए रोगेश होते हैं, लग्न के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से भी कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता बनी रहती है। इस वजह से भी व्यक्ति कई बार अपने कर्म क्षेत्र को लेकर के, आप ग्रह से ही प्रभावित हो रहे हैं बेसिकली चंद्रमा के कारण। वो शुभ ग्रह बना तो है लेकिन फिर भी वो जन्म कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर वो आपको एक जगह टिक करके काम नहीं करने देता है और परेशान करता है। ये बात है। यहां पे शनि बैठे हैं, काम करने चलेंगे तो पैसे की कमी नहीं होगी। क्लियर है? यहां पे बुध की स्थिति है, ये बुध जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं तुला राशि में, और यहाँ व्यवसाय की राशि है। धन व्यापार अगर लगा रहे तो ठीक है, व्यक्ति पराक्रमी भी होगा और दिमाग भी लगाएगा, भाग्य का बल भी मिलेगा। भाग्य भाव के अधिपति मंगल जाकर के नीच के हुए हैं, इस वजह से भाग्य का लाभ दो तरफा तो नहीं पर एक तरफ से कम 25% तक जरूर मिल जाए। मंगल यहाँ भी नीच के हैं, यहाँ भी नीच के हैं, तो अगर वर्ग चार्ट में नीच नीच हो रहे हैं तो व्यक्ति को बिल्कुल ही व्यापार कर लेना चाहिए, भाग्य का बल कमजोर नहीं होगा। और यहाँ पे आपकी कुंडली में वो पंचम भाव के अधिपति होने के साथ साथ जन्म कुंडली के दशम भाव के योग कारक ग्रह सर्वाधिक रूप से और सर्वाधिक माननीय ग्रह इस कुंडली में हो जाते हैं। चंद्रमा को अन्नमय कोश, जीवमय कोश और प्राणमय कोश का जो है वो अधिपति कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने इनको जीव में जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सब में प्राण के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है। चाहे वो वृक्ष ही क्यों ना हो, लता ही क्यों ना हो, उसके अंदर भी अगर कोई जीवन है तो वो चंद्रमा के रूप में उपस्थित है। चंद्रमा जो है वो अत्रि ऋषि के पुत्र हैं और नक्षत्र 27 जो हैं वो उसमें से रोहिणी नक्षत्र के प्रधान पति कहे जाते हैं, या फिर ये जितने भी 27 नक्षत्र हैं उसमें से चंद्रमा रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और वो खूबसूरत जो थी इस वजह से कई बार चंद्रमा जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बड़े अच्छे परिणाम करते हैं। अब आपकी कुंडली में मैं नक्षत्र पे आता हूं। लग्न 17 डिग्री 51 कला, ठीक है, बलवान है, बलवती है, और आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा, आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति होंगे देवगुरु बृहस्पति। बुध और बृहस्पति का कोई संयोग नहीं होता। चंद्रमा जो है वो देवगुरु बृहस्पति का संग खोजते हैं, इस वजह से गुरु और चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होगी, लेकिन बुध की स्थिति इस कुंडली में कमजोर हो जाएगी और बुध की दशा में व्यक्ति को नुकसान होता है। गुरु की दशा में, चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। 24वें वर्ष के बाद ही व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। हालांकि कई बार व्यक्ति को 40वें वर्ष के बाद भी लाभ होता है। व्यक्ति के जीवन में 3 बार भाग्योदय होता है, 24वें, 40वें और 36वें।
ये 3 वर्ष में व्यक्ति का भाग्योदय होता है। एक बात और बता दूं, अगर आपकी कुंडली में शुक्र और बुध 12 में बैठे तो इसे खराब नहीं कहूंगा। व्यक्ति के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसी क्षमता है कि वो अपने अंदर लोगों को रख करके उन्हें काम दे सके। और एक बात और भी है, केंद्र में गुरु हैं, चंद्रमा साथ में बैठे हैं, तो व्यक्ति को राजनीति या सरकार से भी कई बार लाभ मिलता है। तो आप अगर चाहें तो टेंडर वगैरह भी डाल सकते हैं, आप अगर चाहें तो सरकार से लोन पास भी करा सकते हैं, आपके पास वैसी स्थिति है। पर देना किसी को नहीं चाहिए, पुल में नहीं जाना चाहिए नहाने। और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देख करके मैं ये बात कह रहा हूं कि व्यक्ति को कभी भी अपने अंगों को प्रदर्शित करने की कोई स्थिति नहीं है। विष वाले जानवरों से बच के रहना चाहिए, सिंह वाले जानवरों से बच के रहना चाहिए, किसी भी शत्रु पे या किसी भी अनजाने पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति 12वें हैं, बुध के साथ हैं। माता के साथ संबंधों को लेकर के हमेशा ही सजग होना चाहिए, शांत रहिए, उनके साथ वक्त बिताइए। और पिता ठीक हैं, वो मजबूत हैं, उनके साथ कोई समस्या नहीं है। हालांकि एक बात बता दूं, माता को लेकर के आपको और भी ज्यादा निकट आने की आवश्यकता है। वैचारिक रूप से आप बिल्कुल ही उनके साथ रहिए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। एक बात और बता दूं, इस कुंडली की अच्छी स्थिति यह है कि ग्रह की युति जो बनी है, गुरु चंद्रमा के साथ बैठे हैं, यानी कि भाग्य भाव के अधिपति लग्न के अधिपति के साथ, ये बड़ा अच्छा भाग्यशाली योग और धार्मिक योग, साथ ही साथ व्यक्ति धर्म का रक्षक, धर्म का धुरंधर और धार्मिक होता है। व्यक्ति की कुंडली में कई बार ऐसी स्थिति कि पंचम भाव के अधिपति मंगल लग्न में बैठे हैं, चंद्रमा से केंद्र में हैं, इस वजह से संतति बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात और भी कहूंगा, इनकी कुंडली में अगर मैं जो ढूंढ रहा हूं तो मैंने क्या बात बताई, लग्न के अधिपति और छठे के अधिपति भी होते हैं, इस वजह से पेट का रोग हो सकता है, तो पेट की समस्या संभवतया बनती है। दशमांश कुंडली में कर्म अपना करिए, कोई प्राइवेट नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद का काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा। मैंने जितनी सारी चीजें बताई हैं उसमें आपकी कुंडली में अगर मैं और भी निकट से आकर के देखूं तो सूर्य, अब जरा ध्यान से समझिएगा, धन भाव के अधिपति जब मृतप्राय हो जाते हैं तो धन देर से आता है, या कई बार वो कष्ट देने लगते हैं, मशक्कत करवाते हैं, वही हो रहा है। और अभी तो आप सूर्य की दशा को पार करके ही आए हैं, इस वजह से भी आपको कई बार ये चीजें परेशान करती रही हैं। अभी चंद्रमा की दशा ने एस्टैब्लिशमेंट अभी दी नहीं है, या फिर उसमें बेचैनी भी है। और दरअसल एक कारण और भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में पंचम भाव का अधिपति नीच का है, और गुरु जो है आपकी कुंडली में वो जिस डिग्री पे हैं वो 4 डिग्री के हैं बाल अवस्था के, 4 डिग्री के अश्विनी नक्षत्र के, केतु के नक्षत्र में होने के कारण वो जीवन भर व्यक्ति कई बार अनुभव ही इकट्ठा करता रहता है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो अनुभवों की कमी भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं अभी नहीं कर सकता, मेरे पास वो बल नहीं है। इस वजह से अपने आत्मबल को जागृत करना होगा, क्योंकि सूर्य पहले से ही कमजोर है और गुरु के पास केतु का नक्षत्र बना हुआ है अश्विनी नक्षत्र में, इस वजह से व्यक्ति अनुभवहीन हो जाता है। होने के बावजूद चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में आपकी जो स्थिति में बैठे हैं 3 डिग्री के हैं, बालावस्था के होंगे। इसका मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा थोड़े कमजोर होने के कारण भी कई बार कुंडली को वो जो थ्रस्ट पावर मिलना चाहिए वो कमजोर हो जा रही है। हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हमारी कुंडली की कमजोरी मूलतया है कहां। हमारी कुंडली की मूलतया जो कमजोरी है कि सूर्य मृतप्राय हैं, चंद्रमा बालावस्था के हैं और हमारा आत्मबल कमजोर है। हम कुछ भी करने से पहले डर जाते हैं, व्यय को लेकर के, बजट को लेकर के। आपके पास धन है, आप उसे खर्च कर सकते हैं। यहां पे धन के अधिपति पराक्रम भाव में बैठे हैं, पराक्रम करने पे वो धन स्वतः वापस आ भी जाएगा। और एक बात बता दूं तो मानसिक शांति तो आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं और वो गुरु चंद्रमा करवाना भी चाहते हैं। आप व्यवसाय ही करिए, और जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको दूसरों के अंडर में काम करने में बड़ी बेचैनी सी रहेगी। और जब उसके यहां आप काम करने जाएंगे तो आपका दिमाग खुलेगा और आप तब ये सोचेंगे कि मैं भी ये काम कर सकता हूं और इससे बेहतर कर सकता हूं और उस व्यक्ति के से भी बेहतर कर सकता हूं जो निश्चित रूप से जिसके अंडर में आप रह करके काम करते हैं। आप अनुभव अगर इकट्ठा करना चाहते हैं, 1 से 2 साल अनुभव इकट्ठा कर लीजिए, पर ध्यान रहे काम आपको अपना ही करना होगा, क्योंकि ये चंद्रमा आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। यहां भी उच्च के हैं, यहां गुरु के साथ, यहां गुरु के साथ, गुरु और चंद्रमा हर जगह साथ है, ये आपको देंगे ही देंगे। छठे भाव के अधिपति और
आठवें भाव के अधिपति, आठवें भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए रिसर्च भाव के अधिपति होकर के, अब जन्म कुंडली के अष्टम भाव को देखिए, दशमांश कुंडली में यहाँ सूर्य बैठे हैं उच्चाभिलाषी, चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी, ये सब स्थितियां अच्छी हो रही हैं। मतलब निरंतरता से जब आप इस कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं तो ये बात भी दिखती है कि व्यक्ति की कुंडली में वो अपने आप को एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं, उनकी गति तीव्रतम हो रही है। इवेंचुअली फाइनली वो अल्टीमेटली वो ग्रह फाइनल अच्छा परिणाम करेगा। इसका मतलब है कि हमें अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। शिव जी को सफेद पुष्प की माला, दही अर्पित करिए सोमवार को, दूध अर्पित कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो जल अर्पित कर सकते हैं। पुष्प की माला 5 रुपए की मिल जाती है, वो भगवान को अर्पित करिए। अगर हो सके तो सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस चंद्रमा की दशा में जितना हो सके शिव जी की पूजा करिए। उपाय मैं आपको लिखवा करके भिजवा दूंगा, आपको वो मिल जाएगा। मतलब ये कुंडली, नवांश कुंडली में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, इस वजह से भी कई बार आपका बल कमजोर हो रहा है। पंचम भाव में शुक्र और केतु जो रोगेश होकर के आपके प्रभावों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। परिणाम भाव के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से परिणाम कमजोर मिल रहा है। शनि जो है वो आधा परिणाम कर रहे हैं, इस वजह से भी वो परिणाम कमजोर हो रहा है। यश कम मिल रहा है, मेहनत करने के बाद परिणाम शून्यता की स्थिति हो रही है। आपकी कुंडली में पराक्रमी आप हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मंगल के नीच होने, बुध के 12वें जाने के कारण कई बार व्यक्ति डिसबैलेंस हो जाता है और उसको ये लगता है कि मैं मेहनत ही खाली करता रहूंगा पर मुझे कुछ मिलेगा नहीं। जरूर मिलेगी, बात पक्की गारंटी है। पर ये चंद्रमा की दशा के अभी आप कुछ फेज को पार करिए। मैं समझता हूं कि जब तक आपकी कुंडली में चंद्रमा में केतु आएंगे 2025 में, तब तक एक अच्छी स्थिति आपको प्राप्त होगी। उसके बाद चंद्रमा में शुक्र जब आएंगे तो एक अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। तदुपरांत आपकी कुंडली में मंगल की दशा जब आएगी तो निस्संदेह आप अच्छे हो जाएंगे। तब तक आपको इस प्रकार के दुनिया के तमाम झमेले आपसे दूर चले जाएंगे। यह स्थिति बनती है। आपकी कुंडली में दशाओं के आधार पर अगर मैं कहूं तो सूर्य की दशा कमजोर हो सकती है, थोड़ी सी मेहनत कराने वाली, या परेशानी या कष्ट या मानसिक संताप या हेडेक देने वाली। चंद्रमा कितना भी करेंगे तो आधा आपको अच्छा परिणाम दे ही जाएंगे। मंगल बुध बढ़िया, लेकिन बुध यहाँ पे चूंकि अच्छे नहीं होते क्योंकि वो 12वें और तीसरे के अधिपति हैं, 12वें बैठे हैं। व्यय को तो संतुलित करते रहेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, पर व्यक्ति को कई बार कान से संबंधित समस्या भी बनती है, नेत्रों से संबंधित समस्या भी कई बार देखने को बनती है। मंगल और बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो वो आपकी कुंडली के लिए 12वें भाव, 9वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। पांचवी दृष्टि से धन को देख रहे हैं तो धन के लिए ठीक है। 7वीं दृष्टि से सुख देंगे, 9वीं दृष्टि से प्रतियोगिता को कम भी करेंगे, हालांकि वो डाल भी रहे हैं, ये भी बात है। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो आपकी कुंडली के लिए शुक्र जो होते हैं वो बढ़िया बैठे हैं, अवस्था में वृद्ध हैं, इस वजह से ऐश्वर्य के लिए रगड़ बाकी है और रगड़ाते हैं। इस वजह से भी मैंने बात कही कि चंद्रमा में शुक्र वाली जो दशा होगी वो अच्छी होने के बाद अच्छी होगी, वो खराब नहीं है। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की स्थिति देखिए तृतीय एकादश में बैठे हैं, लाभ की स्थिति है। चंद्रमा लग्न के अधिपति और शुक्र जो है वो सुख के अधिपति हैं, लेकिन वो पापी भाव के अधिपति होते हैं। और यहाँ पे एक सूत्र लागू होता है कि लग्न से गिनने पर जो राशि पहले आती है या मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव ग्रह ज्यादा करेगा तो सुख ज्यादा मिलेगा। चंद्रमा में जब शुक्र आएंगे तब मतलब शुक्र ज्यादा परिणाम अच्छा कर सकते हैं, थोड़े से लाभ को कम करेंगे, या हो सकता है कि उस समय यात्राएं कुछ बाकी रहें, शेष रहे, ये बात बनती है। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करता हूं तो आपकी कुंडली के लिए वो ठीक नहीं होते हैं, पर फिर भी अगर एक बात कहूं तो अगर सप्तमेश और अष्टमेश होकर के जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं, शनि की दशा जब भी आएगी तो रोग पैदा कर सकती है, या हो सकता है कि हेडेक दे, चिंता दे, कुछ गलत निर्णय करवाए। इस वजह से शनि की दशा में कोई नया काम करने से बचना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल ही सजग होना चाहिए। गैस्ट्रिक या कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे सेवन को कम कर देना चाहिए जो रोग पैदा करे। क्लियर है, ये बात बनती है। आपकी कुंडली में अगर होरा कुंडली की बात करता हूं तो चंद्रमा, गुरु, शनि और बुध, ध्यान से, चंद्रमा, गुरु, बुध और शनि, इनकी दशाएं मेहनत करवाने वाली और साहस भरने वाली, आपसे मेहनत करवा के ही छोड़ेंगी। ये चंद्रमा है और ये सूर्य के होरा में बैठे हैं। बाकी के जितने ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में सामान्यतः अच्छे जाएंगे और बेहतर होगा, मन शांत रहेगा, स्थितियां अनुकूल रहेंगी और प्रभाव ठीक ठाक रहेगा। बाकी में कौन कौन थे तो सूर्य, शुक्र, राहु, केतु और मंगल, इनकी दशाएं अच्छी रहेंगी। आपकी कुंडली में अगर मैं और भी निकट से देखूं तो संतति बुद्धिमान होगी, उनको आप दूर भी भेज सकते हैं पढ़ने के लिए। संतति से सुख भी है, ये भी बात है। संतति के आने के बाद लाभ भी होगा। और एक बात और बता दूं, माता और पिता के साथ में तो माता का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा है। पिता को लेकर के आप
उनसे धन और लाभ की स्थिति में है। आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं एक बार और भी देखूं तो कमजोर का क्या हो रहा है, आपका मन कमजोर है, आत्मा कमजोर नहीं है, मन कमजोर है। इस पे काम करिए, इसको ही रोगी बना रखा है आपने। माता के स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, माता को हड्डी और उदर रोग होने की संभावना है। नशों से संबंधित समस्या भी कभी कभी बनेगी। आयु बहुत अच्छी है, उसको लेकर के चिंता नहीं करनी है। और क्या बताऊं, सारी चीजें तो बता दी। उपाय मैं तुरंत आपको भिजवा देता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।